भारत में आईटी कानून को लेकर सरकार और ट्विटर के बीच टकराव पड़ गया है और अब ट्विटर का इंटरमीडियरी का दर्जा भी सरकार ने खत्म कर दिया। यानी अब ट्विटर के खिलाफ भारतीय कानून के मुताबिक कार्रवाई हो सकती है। ट्विटर को 25 मई तक कंप्लायंस, ग्रीवांस और नोडल ऑफिसर्स नियुक्त करने थे, लेकिन वो अभी तक अंतरिम ग्रीवांस रिड्रेसल अधिकारी की ही नियुक्ति कर पाई है। इसके साथ ही एक मामले में ट्विटर के खिलाफ एफआईआर भी हो गई है। डिटेल समझते हैं, हमारे संवाददाता असीम मनचंदा हमसे जुड़ गए हैं। असीम, ये बताइए, ये जो इंटरमीडियरी स्टेटस खत्म होने की बात है, इसका क्या मतलब है और नया केस क्या दर्ज हुआ? देखिए, सरकार जो है सोशल मीडिया कंपनियों के लिए नई आईटी रूल जो है 25 फरवरी को लेकर के आई थी और जो कंपनियां हैं उनको लागू करने के लिए 3 महीने का वक्त छोड़ दिया गया था। 25 मई तक इन कंपनियों को इन कानून को लागू करना था। इसका ये मतलब था कि कंपनियों को अपने यहाँ नोडल ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी, ग्रीवियंस ऑफिसर की नियुक्ति करनी थी, साथ ही साथ कंप्लायंस ऑफिसर है उसकी नियुक्ति जो है वो भी करनी थी। सारी कंपनियों ने अपनी नियुक्ति जो कर ली, मात्र ट्विटर को छोड़ करके। ट्विटर को सरकार ने 2 नोटिस जो है वो भेजे। ट्विटर ने सरकार को जवाब जो है वो नहीं दिया। उसके बाद सरकार ने अंतिम नोटिस जो है ट्विटर को 5 जून को जो भेजा था, उस पर ट्विटर ने अपना जवाब जो भेजा। ट्विटर ने कहा वो 1 हफ्ते के अंदर नियुक्तियां जो है कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद ट्विटर ने अभी तक नियुक्तियां जो है नहीं की है। तो सरकार के मुताबिक जो ट्विटर है उसका इंटरमीडिएट का दर्जा जो है वो खत्म हो गया है। मतलब कि ट्विटर जो है अब एक पब्लिशर बन गया। पहले अगर कोई यूजर उसके ऊपर पोस्ट करता था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उस यूजर की होती थी, लेकिन अब जैसे कि उसका इंटरमीडिएट का स्टेटस खत्म हो गया, वो एक पब्लिशर बन गया, तो अब उसकी जिम्मेदारी होगी कोई भी यूजर उसके ऊपर पोस्ट जो कर रहा है तो उसके ऊपर भारतीय कानून के खिलाफ के तहत जो है कार्रवाई जो हो पाएगी। अगर कोई डिफेमेशन का केस करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई जो है हो पाएगी। तो ट्विटर जो है अब एक तरह से लाइबल जो है बन चुका है। असीम, ये बताइए कि ये जो बात आप बता रहे हैं इसको तुरंत प्रभाव में समझने के लिए एग्जाम्पल दिया जा रहा है गाजियाबाद के एक इंसिडेंट का, तो इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे आप? देखिए, गाजियाबाद में एक बुजुर्ग सदस्य की पिटाई का मामला जो है सामने आया। इसको लेकर के नेटिजन ने काफी सारे ट्वीट जो है वो किए थे। गाजियाबाद पुलिस ने उस पूरे मामले की जांच वो की और पाया कि इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो उसको लेकर के गाजियाबाद पुलिस ने जो है 7 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। साथ साथ ट्विटर इंक और ट्विटर कम्युनिकेशन को भी इसमें एफआईआर के अंदर नाम दर्ज जो है वो किया। इसका ये मतलब है कि ट्विटर अब एक पब्लिशर है। ट्विटर के ऊपर उसके भारतीय कानून आईपीसी के तहत जो है कार्रवाई होगी। जो ट्विटर के अधिकारी है उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ जो है वो की जाएगी। उनसे कहा जाएगा कि आपने इन लोगों को एक प्लेटफॉर्म जो है वो क्यों दिया कि वो सांप्रदायिक हिंसा जो फैलाने की कोशिश जो वो कर रहे थे। तो ये सारी कार्रवाई जो है ट्विटर के अधिकारियों को बुला करके अब जो है सरकार जो है कर सकती है, पुलिस अधिकारी जो है वो कर सकते हैं। पहले ट्विटर के पास एक लीगल स्टेटस था कि वो इंटरमीडियरी है, उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन अब ये स्टेटस छिन जाने के बाद ट्विटर एक पब्लिशर जो है वो बन चुका है। उसके ऊपर जो भी लिखा जाएगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ट्विटर की। बहुत बहुत शुक्रिया असीम, तमाम बातें समझाने के लिए। तो पहले अगर यही मामला होता तो जिसने ये संदेश लिखा उस पर सिर्फ केस होता, लेकिन अब ट्विटर पर भी केस हुआ है और ट्विटर हमेशा से देश में राजनीति का एक मुद्दा रहा है। अब भारतीय जनता पार्टी ने ट्विटर पर नए सिरे से हमला किया है। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा है कि जो भारत में रहकर गड़बड़ी करेगा उस पर भारत के कानून के तहत कार्रवाई होगी और ट्विटर के साथ भी यही होगा। कोई भी संस्था जो चाहे देश की हो, चाहे बाहर से आके भारत में व्यवसाय करती हो, सबके लिए यह अनिवार्य है कि वो भारत के संविधान और भारत के कानून का पालन करे। अगर भारत के पार्लियामेंटेरियंस भारत के सदन में, पार्लियामेंट में कोई कानून पारित करते हैं, सभी का कर्तव्य है, चाहे वो भारत के नागरिक हो, चाहे भारत में बिजनेस करने वाले वाणिज्य की संस्थाएं हो, चाहे वो प्लेटफॉर्म्स हो, सभी के लिए अनिवार्य है कि उन कानूनों का जिनको कि विदित हिंदुस्तान के संसद ने किया है उसका पालन करे। और जो इसका पालन नहीं करेगा, स्वाभाविक है, जो हमारे देश के नियम हैं उसके अनुसार कार्यवाही होती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विवा टेक सम्मेलन में हिस्सा लिया। यहां उन्होंने इनोवेशन पर खासा जोर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी से लड़ने में इनोवेशन से बहुत मदद मिली है और आगे भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के निवेशकों को न्योता दिया कि वो भारत में आकर निवेश करें। यहां के स्टार्टअप के लिए माहौल अच्छा है। उन्होंने कहा कि कन्वेंशन फेल होता है, वहीं इनोवेशन सफल होता है। फ्रेंड्स,
I believe where convention fails, innovation can help. This has been seen during the COVID-19 global pandemic. COVID-19 put many of our conventional methods to test. However, it was innovation that came to the rescue. When I speak about innovation, before the pandemic, I refer to the pre-existing advances which help us during the pandemic. और अब बात कोविड अपडेट की। देश में कोरोना की रफ्तार पर जो ब्रेक लगा है वो लगता है कि अभी जारी है। हालांकि 1-2 हजार के आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। 24 घंटे की बात करें, पिछले 24 घंटे की, तो 62,000 नए मामले सामने आए हैं। और एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान जारी किया है और कहा है कि इस पर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत फिलहाल नहीं है। और अब अपडेट के लिए चलते हैं। हमारे साथ दीपाली नंदा और सिल्की सिंह जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले दीपाली, आप बताइए आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, अगर आंकड़ों की बात की जाए अपडेट के हिसाब से, तो कोरोना की स्थिति देश में काबू में आती हुई दिखाई दे रही है। पिछले 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए मरीज देश भर में मिले हैं और अगर मृतकों की संख्या की बात करें तो 2500 से ज्यादा है। राहत की बात यह है कि जो एक्टिव केसेस का लोड है अब वो 8.5 आ चुका है। रिकवरी रेट में इंप्रूवमेंट हो रहा है। संक्रमण दर भी 5% से नीचे बरकरार है। कोरोना की स्थिति काबू में है, ये बयान स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो अलग अलग वेरिएंट देश में दस्तक दे रहे हैं उन पर भी लगातार नजर स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया हुआ है। अभी जो रिसेंट वेरिएंट है वो डेल्टा प्लस वेरिएंट है। फिलहाल इससे डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहना है मंत्रालय का, लेकिन फिर भी इस पर पूरी नजर बनाए हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय और नोडल एजेंसियां। और सिल्की, आप ये बताइए कि महाराष्ट्र और मुंबई से क्या अपडेट्स हैं? देखिए, यहाँ पे भी मामले कम होते हुए दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 9,350 नए केसेस सामने आए हैं। इसके अलावा 380 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो रिकवरी रेट है वो 95.69% पर है। और अब यहाँ पर जो पेशेंट्स पिछले 24 घंटे में रिकवर हुए हैं वो 15,000 से ऊपर है, तो ये राहत की खबर है। स्टेट की ओवरऑल पॉजिटिविटी रेट भी 15% के आसपास आ गई है। और इसके अलावा अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी 570 के आसपास केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। 14 लोगों की मौत हुई है। वैक्सीनेशन फ्रंट पे हम देखें तो यहाँ पर अभी भी वैक्सीनेशन काफी तेजी से किया जा रहा है। कल भी 2,40,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया गया है। और अगर हम ओवरऑल वैक्सीनेशन का फिगर देखें तो 2,64,00,000 से ज्यादा लोगों को अब तक वैक्सीनेट कर दिया गया है। तीसरे वेव की तैयारी के लिए भी सरकार जुट चुकी है और वापस से ये इंश्योर कर रही है कि अनलॉकिंग के साथ साथ तीसरे वेव पर नियंत्रण किस तरह से बनाया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिल्की। और दीपाली, आपसे फिर से हम बात करेंगे वैक्सीन वाले सेगमेंट में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एविएशन सेक्टर की, जिसकी हालत पिछले साल मार्च से ही बेहद खस्ता है। कोरोना की सेकेंड वेव ने रही सही कसर भी पूरी कर दी है। स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगले 6 महीने अच्छे हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। बजट एयरलाइंस हो या फुल सर्विस, इस वक्त हर एयरलाइंस घाटे में है। अनुमान के मुताबिक पिछले साल और इस साल को मिला दिया जाए तो भारत में एयरलाइंस को कुल $8 बिलियन का नुकसान हो चुका है। पिछली तिमाही में इंडिगो ने अब तक के सबसे ज्यादा 1147 करोड़ रुपए का नुकसान झेला है। कंपनी ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए फिर से लीव विदाउट पे की घोषणा की है। स्पाइस जेट ने लीव विदाउट पे के साथ अपने कर्मचारियों को घंटों के आधार पर सैलरी देने जैसे नियम को लागू किया है। तो गो फर्स्ट ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में करीब 16% की कटौती की है। कापा इंडिया के मुताबिक एयरलाइंस को इस वक्त सिर्फ बचे रहने के लिए ही $5 बिलियन के रिकैपिटलाइजेशन की जरूरत है। हालांकि अगले 6 महीनों में स्थिति बेहतर होने की भी उम्मीद है। The demand has been picking up and traffic has been picking up slowly, and the passenger numbers touched 70,000 for the first time on 30th May after 3 weeks.
and this is expected to continue into June when the passenger numbers are expected to touch about 1 lakh daily. For the whole year, we expect the traffic to be 50% higher than FY21. However, the impact of the third wave, if it is going to be there, is very worrying. कापा इंडिया के अनुमान के मुताबिक इस साल पैसेंजर ट्रैफिक करीब 8 से 9.5 करोड़ पैसेंजर रहने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 5.2 करोड़ से काफी ज्यादा है। हालांकि ये तभी मुमकिन हो पाएगा अगर कोरोना की कोई तीसरी लहर नहीं आती है। इधर जैसे जैसे देश में वैक्सीन लगने वालों की संख्या बढ़ रही है, हवाई यात्रा को लेकर लोगों में झिझक भी दूर हो रही है। नागरिक विमानन मंत्रालय अब उन लोगों को RT-PCR टेस्ट से छूट देने की योजना भी बना रहा है जो वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। इस बारे में आखिरी फैसला स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर लिया जाएगा। रोहन सिंह, दिल्ली। और अब बात करते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए हमारी खास मुहिम संजीवनी ए शॉट ऑफ लाइफ। देश में वैक्सीनेशन का काम जारी है और इसमें तेजी लाने के तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो सरकार ने सफाई दी है कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी वैक्सीनेशन के लिए। वहीं कोविशील्ड के जो दूसरी जो उसकी डोज है उसके गैप को लेकर चर्चा बहुत चल रही थी, इस पर भी सरकार ने सफाई दे दी है। सरकार का कहना है कि ये वैज्ञानिक तथ्यों और सबूतों के आधार पर किया गया है, मनमानी नहीं है। कुल 26 करोड़ लोगों को वैक्सीन अब तक लगा दी गई है। Whatever discussion happens in that room, it's an executive session. But finally, minutes are circulated. And those minutes are circulated to all the members. And they have the opportunity to raise concerns or issues. There have been incidents before when people had concerns and they raised the issue, and those dissent was recorded in the minutes. This time, nobody raised any issue. और वैक्सीनेशन के मोर्चे पर जो कॉर्पोरेट कंपनियां भी बड़े प्रयास कर रही हैं, अपने लोगों को वैक्सीन लगवा रही हैं। रियल एस्टेट कंपनियां भी अब इसमें आगे आ रही हैं। मुंबई की नाहर ग्रुप ने ये घोषणा की है, ये ऐलान किया है कि वो अपने तमाम जो उनके लेबर है, श्रमिक जो उनके साथ काम करते हैं, उनका भी वैक्सीनेशन करवाएंगे। नाहर ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन मंजू याग्निक इस वक्त हमारे साथ हैं। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है CNBC आवाज पर। ये बताइए, आपके प्लान क्या है? क्या आप अपने साथ काम करने वाले तमाम लोगों का वैक्सीनेशन कराएंगे? क्या ग्राउंड आपने तय किया, क्या क्राइटेरिया तय किया? देखिए, इट इज वेरी इम्पोर्टेंट कि आज जितने भी वर्कर्स काम करते हैं और जितने भी स्टाफ काम करते हैं, ये सब अंडर 45 है मोस्टली। तो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल है बिकॉज दे आर द अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है उनके लिए वैक्सीनेशन करना, बिकॉज सबके लिए गवर्नमेंट ने 60+, 45+ सबके लिए अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन ये जो सेगमेंट है अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के साथ चलते हुए, स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन के साथ में, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज उन लोगों का वैक्सीनेशन कराएं ताकि उनकी जितनी भी बैक एंड फैमिलीज हैं, उनके पीछे जितने भी लोग हैं वो सिक्योर फील कर सके, वर्कर्स को ठीक लगता है, वर्कर्स थोड़ा सेफ फील करते हैं इस एनवायरनमेंट में। आज एक ये लाइफ जैकेट बन चुका है वैक्सीन, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ध्यान रखना ऐसे टाइम में, कि ताकि कंस्ट्रक्शन ऑन रहे साइट पर। तो ये बहुत जरूरी है। तो हम लोगों ने भी आज एक वैक्सीनेशन ड्राइव किया है जिसमें 300+ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। और अभी दूसरा सेगमेंट आने वाले कुछ दिनों में हम वापस दोबारा करेंगे। ये हमारे स्टाफ और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए है। और अभी चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। जी 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 बोलिए जी, बताएं। थैंक यू जी। देखिए, ऐसा है कि अभी भी इस सेगमेंट में थोड़ा सा फियर है और थोड़ा सा डाउट लगता है कि वो वैक्सीनेशन कराएंगे, क्योंकि दिस सेगमेंट इज नॉट वेरी वेरी एजुकेटेड। तो
इस मुहिम के तरीके जी, से जी। अगर हम लोग ये जब वैक्सीनेशन करते हैं तो ये मैसेज बाकी कम्युनिटी को भी उनके जाता है कि ये वैक्सीनेशन कराने से कितना उन लोगों जी। की सेफ्टी और सिक्योरिटी जी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सराहनीय प्रयास है नाहर ग्रुप का। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। वैक्सीन पर जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 ने फेडरल बैंक के साथ मिलकर ये मुहिम शुरू की है, संजीवनी शॉट ऑफ लाइफ। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए हमने संजीवनी गाड़ियां निकाली हैं जो देश के कोने कोने में जा रही हैं, कोविड प्रभावित जिलों में, और वहां जागरूकता फैला रही हैं। आपको भी दिखाते हैं कि आज हमारी गाड़ी कहां कहां पहुंची है। लगाया क्या? ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। सीएनबीसी आवाज की खबर पर एक बार फिर से मुहर लगी है। कल ही हमने आपको बताया था कि नए हॉलमार्किंग नियम को लेकर ज्वेलर्स परेशान हैं और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात करने वाले हैं, और हमने आपसे ये भी कहा था कि फैसला जो है कुछ दिनों के लिए मुलतवी हो सकता है। और आज खबर ये है कि 40 लाख तक जिन ज्वेलर्स का टर्नओवर है उन्हें सितंबर तक के लिए छूट मिल गई है। इसके अलावा देश के सिर्फ 256 जिलों में ये नया प्रावधान लागू होंगे। आपको बता दें कि देश में 700 से ज्यादा जिले हैं। बाकी डिटेल बता रहे हैं हमारे सहयोगी मनीष देसाई। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत वाली खबर है। जैसे हमने कल बताया था कि कई ग्रामीण इलाके ऐसे हैं, कई ऐसे सेंटर हैं जहां पर हॉलमार्किंग एसेइंग सेंटर नहीं है, और इसे देखते हुए वाणिज्य मंत्रालय ने आज से जो नियम लागू किए हॉलमार्किंग के, वो 256 जिले जो है देश के उसमें लागू किए गए हैं। और ये भी ऐसे सेंटर है जो मान लीजिए कि अहमदाबाद है तो उसके इर्द गिर्द के जितने भी छोटे सेंटर है उनको यहाँ आना होगा। तो इस तरह के सेंटर्स की चुनौती की गई है सरकार की तरफ से, इस तरह के सेंटर्स चुने गए हैं। इसके अलावा जो बड़ी राहत है वो 40 लाख तक के ज्वेलर्स हो या आर्टिसन हो, उनको जिनका टर्नओवर सालाना 40 लाख तक है उनको हॉलमार्किंग से मुक्ति दी गई है। परमानेंटली ये मुक्ति उनको मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि जो यूआईडी है, हॉलमार्किंग यूआईडी है, उसकी तस्वीर लेनी थी, उसको अपलोड करना था, बहुत लंबा प्रोसेस था, उसमें भी काफी राहत मिली है। अब केवल जो भी हॉलमार्किंग एसेइंग सेंटर होगा वहां पर जाके ज्वेलर जो है वो एक नंबर ले लेगा, यूआईडी नंबर, और वो हॉलमार्किंग सेंटर में सेफ रहेगा ताकि डिजाइन की चोरी ना हो। इसके अलावा जो इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी जितनी भी लगती है ज्वेलरी की, वहां पर ये ज्वेलर्स को हॉलमार्किंग से मुक्ति दी गई है। साथ ही जो 18, 22 और 24 कैरेट जो है, पहले जहां पर हॉलमार्किंग होती थी, लेकिन 20 और 24 कैरेट के जो ज्वेलरी होती थी उसमें हॉलमार्किंग नहीं होती थी, 23 कैरेट की भी हॉलमार्किंग नहीं होती थी। अब उसमें भी हॉलमार्किंग होगी, यानी पूरी तरह से कहे कि सोने की प्योरिटी कितनी भी हो, सब में हॉलमार्किंग करनी होगी। लेकिन काफी बड़ी राहत ओवरऑल देखी जाए तो ज्वेलर्स को मिलती दिख रही है। तो चलिए, ज्वेलर्स को राहत मिली और अब बढ़ते हैं आगे, करते हैं बात बाजार की। यूएस फेड के आउटकम से पहले बाजार में कंसोलिडेशन का मूड आज देखने को मिला। 4 दिन से जारी तेजी पर ब्रेक भी इसी वजह से लगती हुई दिखाई दी। मिडिल शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली दिखी, वहीं मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी दबाव रहा। निफ्टी 102 पॉइंट गिरकर 15,768, सेंसेक्स करीब 325 पॉइंट गिरकर 35,000 के पास बंद हुआ। वहीं निफ्टी बैंक में 244 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है।
और अब बात पेट्रोल डीजल की महंगाई की। पेट्रोल के बाद अब डीजल भी 100 के पार पहुंच रहा है। बढ़ती कीमतों में सिर्फ गाड़ी चलाना ही आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला, बल्कि अब पेट्रोल डीजल के रास्ते आम महंगाई भी आपके घर में घुसने वाली है। इसकी वजह यह है कि अनलॉक की शुरुआत के बाद डीजल की कीमतों के चलते ट्रांसपोर्टर्स कंज्यूमर्स पर अब बोझ डालने जा रहे हैं, यानी भाड़ा बढ़ाने जा रहे हैं। देश के कई शहरों में पहली बार डीजल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। पिछले 39 दिन में कीमतें 26 बार बढ़ी हैं। 4 मई से लेकर अब तक डीजल प्रति लीटर करीब 7 रुपए महंगा हो चुका है, जबकि इस साल अब तक डीजल की कीमतों में प्रति लीटर करीब 12 रुपए की बढ़ोतरी आ गई है। पहले से ही परेशान आम कंज्यूमर की मुश्किलें अब ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स डिमांड बढ़ते ही माल भाड़े में करीब 15 से 20% की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। पिछले 1 साल में माल भाड़े में ये चौथी बढ़ोतरी होगी। तय है इन सब का असर सीधे कंज्यूमर पर आएगा। ऐसे में कंज्यूमर पर बोझ न बढ़े, इसलिए सरकार से तुरंत राहत की मांग भी की जा रही है। डीजल में बढ़ोतरी का असर सीधा हमारे ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर पड़ा है, जिससे कि आज हमारी गाड़ियां नहीं चल पा रही, आज हम अपनी किस्तें नहीं दे पा रहे, आज फाइनेंसर हमारी गाड़ी पकड़ रहे हैं, जिसका कि मुख्य कारण डीजल है। हालांकि सरकार ये मान तो रही है कि तेल की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी से कंज्यूमर की मुश्किलें बढ़ी हैं, पर कोरोना से कमाई घटने की बात कर राहत की संभावना से भी इनकार कर रही है। भारत सरकार हो या राज्य सरकार है, कोरोना में लगभग 35,000 करोड़ से ज्यादा 1 साल के अंदर टीका में खर्चा हो रहा है। अभी 1 लाख करोड़ रुपया खर्चा करके प्रधानमंत्री जी ने 8 महीने के लिए मुफ्त में खाद्यान्न देने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। और उसके अलावा देश में रोजगार सृजन के लिए, डेवलपमेंट काम होने के लिए इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता हो रही है। इस कष्ट के समय में हम पैसा बचा के लोक कल्याण काम पे लगाएं। सवाल यह है कि राहत मिलेगी कैसे? अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नरमी के संकेत जल्द मिलते नहीं दिख रहे हैं। केंद्र और राज्य अपने टैक्स कम करने के लिए भी तैयार नहीं है। ऊपर से अब माल भाड़े में बढ़ोतरी आम कंज्यूमर की जेब और हल्की करेगी। प्रकाश प्रियदर्शी, दिल्ली। इसी के साथ आवाज समाचार में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों से जुड़े रहिए। हम ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर भी मौजूद हैं। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।